गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपन CFT आइसोमेरिज्म सबके बारे में बात कर चुके हैं। लास्ट जो पॉइंट चल रहा है अपना कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक, इसमें बात करें कार्ब धात्विक यौगिक कौन से होते हैं? वे यौगिक जिनमें धातु या अधातु सीधे कार्बन के कार्बन से जुड़ा हो क्या कहलाते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। जैसे RMgX, इसको क्या बोलते हैं? गिन्यार अभिकर्मक। फेमस अभिकर्मक का ऑर्गेनिक में आप पढ़ चुके हो। क्या ये? गिन्यार अभिकर्मक। जैसे अपन बोलते हैं R2Zn CH3 का होल 4 Si C2H5HgCl, इनमें कार्बन है जो सीधे किससे जुड़ा हुआ है? मेटल से जुड़ा हुआ है। इन सभी को क्या कहेंगे अपन? कार्ब धात्विक यौगिक कहेंगे। जबकि अपन बात करें RCOONA, इसे या फिर RSO3Na, इन्हें कार्ब धात्विक यौगिक नहीं कहेंगे। इन्हें कार्ब धात्विक यौगिक क्यों नहीं कहेंगे? C डबल बॉन्ड O Na, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, इसे कार्ब याद किए हैं। यहाँ पर मेटल सीधे तौर पर किससे जुड़ी हुई नहीं है? कार्बन से जुड़ी हुई नहीं है। मेटल सीधे तौर पर कार्बन से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए इनको क्या नहीं कहेंगे? कार्ब धात्विक यौगिक नहीं कहेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें, कुछ यौगिक और भी हैं जिनको कार्ब धात्विक यौगिक नहीं कहेंगे। जैसे अपन बात करें CaC2 या निकिल Cn का होल 4-2, इनको भी कार्ब धात्विक यौगिक नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन, इनमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए इनको कार्ब धात्विक यौगिक नहीं कहेंगे। नेक्स्ट बात करें अपन कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण। पहला, सिग्मा बंधित कार्ब धात्विक यौगिक। सिग्मा बंधित कार्ब धात्विक यौगिक। सिग्मा बंधित कार्ब धात्विक यौगिक कौन से होंगे? जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में क्या हो? सिग्मा बंध हो। वे कार्ब धात्विक यौगिक जिनमें धातु तथा कार्बन के मध्य सिग्मा बंध उपस्थित हो, क्या कहलाते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक। जैसे एग्जांपल RMgX CH3 का होल 4 Si R2Zn, ये सारे क्या हैं? सिग्मा बंधित कार्ब धात्विक यौगिक हैं।
सिग्मा बंधित कार्ब धात्विक यौगिक हैं। नेक्स्ट बात करें पाई बंधित कार्ब धात्विक यौगिक। पाई बंधित कार्ब धात्विक यौगिक। दूसरा पाई बंधित कार्ब धात्विक यौगिक। पाई बंधित कार्ब धात्विक यौगिक की बात करें, वे कौन से होंगे? वे यौगिक जिनमें धातु हाइड्रोकार्बन के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध बनाती है। क्या? वे यौगिक जिनमें धातु हाइड्रोकार्बन पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध बनाती है, पाई बंधित हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे बात करें जेसिस सॉल्ट या फेरोसीन हो गया। ये अपन बात करें डाइबेंजीन क्रोमियम, इनके जेसिस सॉल्ट सबसे पहले बनाए जाने वाला कार्ब धात्विक यौगिक था। जैसे बात करें जेसिस सॉल्ट की बात करें, अपन बात करें PtCl और यहाँ पर क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके जो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ बंध बनाते हैं, यहाँ क्या आया? माइनस आया। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि PtCl3 नीटा 2 C2H4। ये क्या हो गया? जेसिस सॉल्ट हो गया। क्या हो गया? जेसिस सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट बात करें अपन फेरोसीन की बात करें, किसकी? फेरोसीन की बात करें Fe नेगेटिव, ये हो गया क्या? फेरोसीन। क्या हो गया? फेरोसीन। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? Fe नीटा 5 C5H5 का होल ट्वाइस। ये हो गया अपने पास फेरोसीन। यहाँ पर इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसको बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने? तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं Fe को टोटल इलेक्ट्रॉन 12 मिल रहे हैं। अपन इसके बारे में कर सकते हैं, चुके हैं EAN इसका काउंट कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करें अपन डाइबेंजीन क्रोमियम की स्ट्रक्चर क्या होगी देखते हैं। ये क्रोमियम है, ये बेंजीन है, ये डाइबेंजीन क्रोमियम हो गया। इसके सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पर आएंगे। अपन ऐसे बोल सकते हैं इसको, ये इसको लिख कैसे सकते हैं? क्रोमियम नीटा 6 C6H6 का होल ट्वाइस, C6H6 का होल ट्वाइस। ये हो गए अपने पास पाई बंधित कार्ब धात्विक यौगिक। नेक्स्ट बात करें अपन
पाई तथा सिग्मा, तीसरा सिग्मा तथा पाई बंधित कार्ब धात्विक यौगिक, सिग्मा तथा पाई बंधित कार्ब धात्विक यौगिक। धातु कार्बोनिल इस श्रेणी में आते हैं। धातु कार्बोनिल कौन से होते हैं? सिग्मा तथा पाई बंधित कार्बोनिल यौगिक। इन यौगिकों में धातुओं की ऑक्सीकरण अक्ष, इन यौगिकों में धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है? शून्य होती है। यह एकलक बहुलक सेतु या सेतु यौगिकों या सेतु यौगिकों के रूप में रहते हैं। एकलक के रूप में भी रहते हैं, बहुलक के रूप में भी रहते हैं और सेतु के रूप में भी रहते हैं। कुछ बना चुके हैं अपन, कुछ कार्य इनका बात करते हैं। अपन बात करें Mn2CO का होल टाइम, Mn2CO का होल टाइम। इसके लिए बात करें Mn और Mn के बीच में डेल्टा बॉन्ड है और ये CO है, CO है, CO है, CO है, CO है, 1 2 3 4 5, CO है, CO है, CO है, CO है, 1 2 3 4 एंड CO है। ये कौन सा बॉन्ड है? डेल्टा बॉन्ड है। क्या है? डेल्टा बॉन्ड। तो ऐसे इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखें Fe2CO का 9, Fe2CO का 9। इसमें देखें FeCO, CO, CO, FeCO, CO एंड CO। इनके बीच में C डबल बॉन्ड O, CO एंड CO, ये इनके बीच में रह गया तो एक कंपाउंड बन गया Fe2CO का होल 9, Fe2CO का 9। ऐसे ही और देखते हैं Fe3 CO का 12, Fe3CO का 12, Fe एंड Fe, ये ऐसे जुड़े हुए हैं। हर एक पर क्या है? 4 4 CO हो गए, इस पर 4 CO हो गए, इस पर 3 CO हो गए और 2 CO इनमें कॉमन हो गए। ये अपने पास कंपाउंड हो गए। इनके लिए EAN का मान कितना आना चाहिए?
36 आना चाहिए। कितना 36 क्या नियरेस्ट आना चाहिए अपने। नेक्स्ट देखते हैं अपन बात, कोबाल्ट टू CO का 8, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट। इसमें बात करें CO, C डबल बॉन्ड O, CO, C डबल बॉन्ड O, और इनके बीच में एक बॉन्ड हो गया CO, यहाँ भी CO, यहाँ भी CO, CO, CO एंड यहाँ भी CO। तो ये किसका हो गया, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट का फॉर्मूला हो गया। किसका, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग, बच्चे इससे बहुत डरते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है, क्वेश्चन भी आया हुआ है 2-3 बार। अपने को कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसमें सिंपल मैं आपको बता रहा हूं वो होता क्या है। इसमें ये मेटल है, मेटल के पास ये भरे हुए उसके डी कक्षक पड़े हैं, भरे हुए उसके डी कक्षक पड़े हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, CO पड़ा है। इसके पास ये लोन पेयर है, एक लोन पेयर इसके पास है। ये इसके पास एंटी बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग ABMO कार्बोनिल यौगिक के पास पड़े हैं। यहां से पहले कार्बन से मेटल की ओर क्या जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और फिर मेटल के पूर्ण भरे हुए कक्षकों से CO के कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, वहां क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ये एक टाइप की बैक बॉन्डिंग है। क्या है, बैक बॉन्डिंग। इसमें अपने पास बात आ गई क्या, नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल। बस इसी को फंडा बनाना है। बात करते हैं मेटल कार्बन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। बस इसी फंडे पर क्वेश्चन कराऊं मैं आपको। अब देखोगे अपने आप क्वेश्चन होंगे आपसे। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, मेटल पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो मेटल कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ घटेगी। किसकी बात कर रहा हूं, मेटल कार्बन बॉन्ड की बात कर रहा हूं। किसकी कर रहा हूं, मेटल कार्बन बॉन्ड की बात कर रहा हूं। यहां पर बात करें वो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा मेटल पर, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। ये किसकी बात की अपन ने, ये बस सिनर्जिक इफेक्ट का। तो आपको यही ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखते हैं अपन कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, नीट 2016 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 28। अब इसको देखना आप, क्वेश्चन नंबर 28 नीट 2016 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आबंध लंबाई अधिकतम है। मुक्त CO की बंध लंबाई 1.12 है। अब देखो कंपाउंड दे रखे हैं, CO बंध लंबाई पूछिए। पहला दे रखा है अपने को CO का होल 4 -1। दूसरी दे रखी है अपने को Fe CO का होल 4 -2। तीसरी दे रखी है अपने को Mn
CO का होल 6 + 1, चौथी दे रखी अपने को निकिल CO का होल 4, ये दे रखे हैं। अब देखो अपन ने देखना है कि CO बंद लंबाई देखनी है, मैक्सिमम किसमें है, CO बंद लंबाई मैक्सिमम, मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो यही बात देखते हैं कि मेटल पर किसमें, इस पर मेटल पर कितना आएगा -1, इस पर कितना आएगा -2, इसमें कितना आएगा +1, इस पर कितना आएगा 0। तो सबसे ज्यादा मेटल में किसमें है, तो CO बंद लंबाई मैक्सिमम किसमें होगी, इसमें होगी। अपने तो ये दिमाग में रखो कि मेटल पर जितना, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता तो ये बॉन्ड ऑर्डर कम आता, बॉन्ड लेंथ एनर्जी कम आती, बॉन्ड लेंथ ज्यादा आती, जबकि इसके यहाँ पर उल्टा हो जाता। तो अपन ये कहेंगे कि कैसे भी पूछे, ऑर्डर पूछता तो सबसे ज्यादा बॉन्ड CO बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या आ गया, 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर और सबसे 3 नंबर, ये CO बॉन्ड लेंथ का, CO बॉन्ड लेंथ ऑर्डर आ जाता। क्या, CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। अपन ने कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि कुछ नोट लगाते हैं जहां पर अपने को क्या मिलता है, एक्सेप्शन मिलता है। पहली बात करें, नॉर्मली अपन बात करेंगे 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। इनमें बात करें तो 4D तथा 5D सीरीज के साथ सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। जो अपन लगा रहे थे स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, वो अपन सिर्फ किसके लिए देखेंगे, 3D के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे, 3D के लिए। जैसे अपन ने बात की PtCl4 -2 +2 में, तो इसमें संकरण कौन सा आएगा बेटा, DsP2 संकरण होगा। कौन सा होगा, जबकि अपन वैसे बात कर रहे थे कि Cl कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, परंतु ये कैसा आएगा, ये DsP2 संकरण होगा। इसमें कौन सा संकरण होगा, DsP2। सेकंड पॉइंट करें, सेकंड पॉइंट की बात करें, ऑक्जिलेट एंड तथा H2O, ऑक्जिलेट तथा H2O किसके साथ, कोबाल्ट +3 के साथ। वैसे तो ये कैसे लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, ऑक्जिलेट तथा H2O कोबाल्ट +3 के साथ प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं, प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। स्पेशल याद रखना, वैसे तो ये दुर्बल लिगेंड है, कौन, ऑक्जिलेट एंड H2O, पर किसके साथ, कोबाल्ट +3 के साथ ये प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। थर्ड बात करें, F-1 निकिल +4 के साथ, निकिल +4 के साथ प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। ऐसा क्यों हुआ, प्रबल लिगेंड की तरह कैसे व्यवहार करने लग गया। निकल पर कितना आ गया बेटा, +4 आ गया। कितना आ गया, +4 आ गया। +4 आ जाने के कारण इसका फाई का मान बढ़ जाएगा, तो ये लिगेंड को तेजी से अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, परंतु Mn+2 के साथ NH3 दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करता है, दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। क्या, 3D 4D एंड 5D से सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह व्यवहार करते हैं। PtCl4 -2 DsP2 संकन देखा अपने, ऑक्जिलेट तथा H2O CO+ के साथ
प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। F माइनस निकल प्लस के साथ प्रबल लिगेंड की तरह व्यवहार करता है, जबकि अमोनिया जो प्रबल था वो Mn+2 के साथ कैसा दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। तो ये स्पेशल पॉइंट ये नोट में अपने को ध्यान रखने हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE किसके लिए पहले बात करें? पहले अपन ऑक्टाहेड्रल के लिए बात करते हैं। ये T2G, ये इजी, इस पूरे को बोलते हैं अपन डेल्टा। ये क्या है? बेरी सेंटर है। क्या है? बेरी सेंटर। इसमें दो पॉइंट मिल गए, एक तो अपने को इसके ऊपर और एक पॉइंट नीचे। ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? अष्टफलकीय। जबकि इधर बात कर रहा हूं मैं ये क्या आ गया? बेरी सेंटर। ये डेल्टा टी। टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय के लिए, किसके लिए? चतुष्फलकीय के लिए। इसमें भी दो पॉइंट हो गए अपने पास, उसमें भी दो पॉइंट हो गए, इसमें भी दो पॉइंट हो गए। इसमें बात करें अपन कि किसमें एनर्जी ज्यादा होगी, तो जो टेट्राहेड्रल है उनके लिए .+4 डेल्टा टी ऊपर रह गया, -0.6 डेल्टा टी नीचे रह गया। जबकि इसमें बात करें उल्टा हो जाएगा, 0.6 डेल्टा ओ और -0.4 डेल्टा ओ। ये पॉइंट हो गए, ये अपन ने डिवाइड कर दिया इनको। अब इनके लिए CFSE के मान लिखें, कितना कितना होगा देखते हैं। टेट्राहेड्रल के लिए अपन देखें डेल्टा टी CFSE 4, किसके लिए? चतुष्फलकीय के लिए। किसके लिए? चतुष्फलकीय के लिए। -0.6 डेल्टा ई मल्टीप्लाई एनटी, मल्टीप्लाई एनटी। एनटी क्या है? ये क्या हो गया अब? T2 और ये क्या है? E। एनटी में जो उसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो +0.4 डेल्टा टी एन ई 0.5 डेल्टा टी डेल्टा ई हो गया डेल्टा T2G। ऊपर ये ऊपर क्या है? T2 है, T2 प्लस NP। ये फॉर्मूला बन गया किसका? CFSE का। पहले क्या लिखा? -0.6 डेल्टा ई मल्टीप्लाइड NT प्लस डेल्टा टी NT2 प्लस NP। यहां पर ये क्या है? डेल्टा ई। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उनकी संख्या, ये माइनस में नीचे वाले हैं, इसके लिए इसके लिए। यहां पर T2 क्या है? ये क्या है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उनकी संख्या। अब उसके लिए लिखें अष्टफलकीय के लिए, अष्टफलकीय के लिए लिखें सेम वैसे ही लिखेंगे अपन, -0.4 किसमें है? N T2G
प्लस 0.6 डेल्टा जी एन ईजी प्लस एनपी। एनपी क्या है? पेयरिंग एनर्जी है। क्या है? पेयरिंग एनर्जी। ये अगर दी हुई होगी तो ठीक है, वरना ये अपने को कैलकुलेट ये करना है। अपने को क्या करना है, बस ये डायग्राम ध्यान रखना है। टोटल कितनी थी? डेल्टा ओ था, जिसमें से ये कितनी है? 0.6 डेल्टा ओ, ये माइनस में -0.4 डेल्टा ओ। तो अपन इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उठा के इसके साथ। देखो यही किया अपन ने, -0.4 डेल्टा जी जीरो एन टी टू जी प्लस 0.6 डेल्टा जीरो एन ई जी प्लस एन पी। और इसमें नीचे वाला 0.6 डेल्टा टी था और ऊपर प्लस 0.4 डेल्टा टी था, तो यहां भी वही किया, -0.6 डेल्टा ई एन टी। ये इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इसमें एन डेल्टा ई वाले, इस वाले, और प्लस 0.4 डेल्टा टी एन टी टू। तो इस हिसाब से अपन इनके CFSE की लिख देंगे। अगर इनमें रिलेशन देखें अपन, इसमें टेट्राहेड्रल 4/9 डेल्टा ओ के इक्वल होता है। डेल्टा टी इक्वल 4/9 डेल्टा ओ। इनमें से कोई मॉडल में क्वेश्चन भी दे रखे हैं, इनमें से एक दिया हुआ होगा और दूसरा अपने को कैलकुलेट करना। अगर अपन स्क्वायर प्लेनर के लिए बात करें, स्क्वायर प्लेनर के 1.2 डेल्टा ओ के इक्वल होता है 1.2 डेल्टा ओ। इसका मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा किसकी आ गई? CFSE सबसे ज्यादा किसकी आई? स्क्वायर प्लेनर की आई। किसकी आई? स्क्वायर प्लेनर की सबसे ज्यादा CFSE। ये CFSE के फॉर्मूले हैं, इसमें आपको डाटा दिया हुआ आएगा, इलेक्ट्रॉन दिए हुए आएंगे, तो अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन उपसंयोजक यौगिकों के महत्व। इनके क्या क्या महत्व है? वैसे तो अपने को इनमें NCERT की जो पीछे दे रखे हैं महत्व दे रखे हैं, उनको याद करना है। कुछ मैं आपको बताता हूं। पहला महत्व इनका, अपन रासायनिक विश्लेषण करेंगे, रासायनिक विश्लेषण में, किसमें? रासायनिक विश्लेषणों में रासायनिक विश्लेषण करेंगे। वो कैसे करेंगे? इससे, जैसे अपने पास एक Ag+ पड़ा है और दूसरा Hg2+2 पड़ा है, इनमें अपने को क्या करना है? इन दोनों में अंतर करना है। अपन क्या करेंगे? इनकी अभिक्रिया NH4OH, इनके क्लोराइड ले लेते हैं, इनकी अभिक्रिया NH4OH क्या बन जाएगा? यहां पर Ag NH3 का होल ट्वाइस Cl प्लस H2O बन जाएगा। ये संकुल निर्माण हो जाता है, तो ये कैसा हो जाएगा? वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। जबकि इसमें बात करें, इसमें संकुल निर्माण नहीं होगा। क्या बनेगा? HgNH2Cl प्लस Hg प्लस HCl प्लस H2O बनेगा। इनका ये कैसा आएगा? ब्लैक इनसोल्यूबल होगा, ब्लैक इनसोल्यूबल पदार्थ होगा। ये संकुल इनसोल्यूबल होगा, संकुल नहीं मतलब सिंपल कंपाउंड बनेगा, ब्लैक कलर का होगा, इनसोल्यूबल होगा। तो अपन बता सकते हैं ये घुल जाएगा और ये नहीं घुलेगा। नहीं घुलेगा तो अपन इसको छानकर अलग कर लेंगे। तो इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। सेकंड बात करें अपन, कॉपर का परीक्षण करते हैं। कॉपर आयन का पता लगाने के लिए परीक्षण करते हैं, तो उसमें अपन कॉपर Cu+2 कॉपर या कॉपर सल्फेट में एक्वस अमोनिया पास करते हैं, तो अपने को CuNH3 का होल 4 SO4
डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर का एक संकुल का निर्माण होता है, डीप ब्लू कलर के संकुल का निर्माण होता है कॉपर सल्फेट प्लस K4FeCN का होल 6, कॉपर K4FeCN का होल 6 की अभिक्रिया कराएं तो अपने को एक संकुल निर्माण होता है Cu2FeCN का होल 6 प्लस K2SO4। ये चॉकलेट पीपीटी मिलती है, ये अपन बोल सकते हैं रेडिश ब्राउन पीपीटी प्राप्त होती है किसकी, इस संकुल की। तो इससे अपने को पहचान हो जाती है क्या इसमें कौन उपस्थित है, कॉपर उपस्थित है। जब कॉपर का जो विलयन है उसमें अपन ने क्या मिलाया, K4FeCN का होल 6 मिलाया तो अपने को चॉकलेटी ब्राउन कलर का पीपीटी प्राप्त होती है। इसका मतलब इसमें कौन उपस्थित है, इसमें कॉपर उपस्थित है। नेक्स्ट अपन बात करें कि फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात करें, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। इस हाइपो सॉल्यूशन का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। इसमें भी एक संकुल का निर्माण होता है। किस संकुल का निर्माण होता है, AgBr होता है, उसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, Na2S2O3, Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट से कराते हैं। किसे, सोडियम थायोसल्फेट से। तो एक संकुल का निर्माण होता है Na3AgS2O3 का होल ट्वाइस। ये संकुल, ये सोल्यूबल संकुल है। कैसा है, सोल्यूबल संकुल है। इसको क्या बोलते हैं, पढ़ा हुआ अपना, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट है। इससे क्या होता है, जो फोटोग्राफी में कुछ जो पदार्थ रह जाता है AgBr के, वो घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, साफ हो जाता है। जहां पर कई बार धब्बे रह जाते हैं उसको साफ किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, इनका उपयोग कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आदि आयनों के, तीसरा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों के आयतनात्मक विश्लेषण में किया जाता है। इसमें भी संकुल निर्माण होता है। इसमें भी क्या होता है, संकुल निर्माण होता है। इसमें आयतनात्मक विश्लेषण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, EDTA-4 का उपयोग किया जाता है। संकुल निर्माण होता है, इसमें क्या होता है, संकुल निर्माण होता है। फोर्थ अपन बात करें, जैव अणु, कुछ जैव अणु हैं उनमें भी डी ब्लॉक तत्व पाए जाते हैं संकुल के फॉर्म में। जैव अणुओं में किस किस जैव अणु में, जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल, सबसे फेमस है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में बेटा क्या होता है, मैग्नीशियम Mg+2 होता है, मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। हीमोग्लोबिन, बायोलॉजी के आदमी हो, पढ़ चुके हुए, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, Fe, फेरस अवस्था में होता है, Fe+2। आगे बात करें विटामिन B12, विटामिन B12 में बेटा कौन होता है, कोबाल्ट+2 होता है। क्या होता है, कोबाल्ट+2। इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन में कौन होता है, जिंक+2 होता है। तो ये अपने पास जैव अणु है जिनमें क्या, क्लोरोफिल में कौन होता है, मैग्नीशियम+2,
हीमोग्लोबिन में Fe प्लस फेरस अवस्था में, ये जरूर याद रखना कि यहाँ फेरस अवस्था में होता है। अगर ये फेरिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो अणु कैसा होता है, ब्लड कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, औषधि के रूप में भी कुछ संकुल का उपयोग किया जाता है। जैसे लेड, किसी ने लेड का पॉइजन खा लिया है, पॉइजन के रूप में लेड ले लिया है, तो उसका उपयोग, उसका उपचार किससे किया जाता है, कैल्शियम EDTA। फिफ्थ, औषधीय रूप में, औषधीय रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेड विष के उपचार में कैल्शियम तथा EDTA का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम EDTA का उपयोग किया जाता है। सिसप्लेटिन का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में किया जाता है सिसप्लेटिन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, PtCl2NH3 का होल ट्वाइस। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग, इन विधियों का उपयोग किसमें, छठा, धातुओं के निष्कर्षण, धातु क्रम में किया जाता है। जैसे साइनाइड प्रोसेस हो गया, मॉन्ट प्रोसेस हो गया, वॉन आर्कल प्रोसेस हो गया, उनमें भी किया जाता है। तो ये इनके कुछ उपयोग हैं जिनमें इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन करवाता हूं आपको, कैसे अपने को देखना है। मॉडल निकालिए। मॉडल में एक्सरसाइज फर्स्ट में अपन क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, एक्सरसाइज या स्टेज फर्स्ट में अपन देखा, वो दे रखे हैं, संकुल दे रखे हैं अपने को VF6-3, बी दे रखा है FeCN का होल 6-4, सी दे रखा है FeCN का 6-3, डी दे रखा है RHCl का होल 6-3। इधर दे रखे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 0 2 4। मिलान करना है अपने को। इसमें देखा वेनेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +3। वेनेडियम के लिए क्या लिखते हैं बेटा, 3D3 एंड 4S2 लिखते हैं। 3 निकालने, 2 ये गए और 1 ये गया, तो बचे कितने, 2। D2 आया, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, कौन सा आएगा, D2sp3 आएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, तो अपने को मिल गया वेनेडियम का कौन सा आएगा, सेकंड आएगा। कौन सा आएगा, सेकंड। FeCN6 का -4 देखा, तो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। कितना है, +2। D6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अपन ने पढ़ा था, तो इसमें युग्मन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में D6 में प्रतिचुंबकीय मिल रहा था अपने को, कैसा, प्रतिचुंबकीय। एक यही कंडीशन थी किसमें, प्रतिचुंबकीय अपने को मिल रहा था, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 0। FeCN6-3 की बात करें तो यहाँ Fe+3 में है, तो अपने को क्या मिलेगा, D5। D5 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए, तो अपने पता लगाया था अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा, अपने टेबल उठाओ, उसमें देखिए कितने थे, 1 था, तो इसका मिल जाएगा अपने को फर्स्ट। इसकी बात करें ReCl4, इसमें कितने मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 4।
तो इस हिसाब से अपन मिलान करके कर सकते हैं। ये अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं फिर आपको दोबारा बता रहा हूं कि इसमें मेनली इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म और सीएफटी है, और एनसीईआरटी से आप इसके यूज पढ़ना, कुछ यूज मैंने आपको पढ़ाए हैं, कुछ उसमें दे रखे उनको करना। नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, आप मॉड्यूल करें, अगर कोई दिक्कत आ रही तो डाउट काउंटर पर क्वेश्चन पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।